ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपातकाल के 50 साल बाद उस काले इतिहास को याद करने की जरूरत यहाँ पर है क्या। अभय दुबे साहब, बार बार अब ये मुद्दा उठ रहा है कि अभी जो अघोषित आपातकाल, जिसको कांग्रेस ने अघोषित आपातकाल का नाम दिया है, उसके आधार पर उस आपातकाल की तुलना की जा रही है। अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो दोनों में कोई तुलना है क्या? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि चूंकि हम लोग आपातकाल पे आज चर्चा कर रहे हैं, तो आपातकाल क्यों लगा था? 1974 के आंदोलन की वजह से लगा था। उस आंदोलन के मर्म में एक प्रश्न था कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो। ये उस आंदोलन के मर्म में एक सवाल था कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो। आज सभी पार्टियों को देखिए, देश में जितनी भी स्थापित पार्टियां हैं, मैं छोटी मोटी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे क्षेत्र में स्थापित हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो, सभी पार्टियां किसी न किसी रूप में सत्ता में रह चुकी हैं। और काफी दिन कांग्रेस तो भाजपा ने सबसे ज्यादा देश में शासन किया है, लेकिन दूसरी पार्टियां भी क्षेत्रीय स्तर पर भी खूब सत्ता में रही हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, और राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने सत्ता में भागीदारी की है। तो सब लोगों के पास मौका था जयप्रकाश नारायण के आंदोलन द्वारा उठाए गए इस सवाल के ऊपर विचार करने का और उसके मुताबिक राजनीतिक संहिताएं बनाने का, पॉलिटिकल प्रोटोकॉल बनाने का सबके पास मौका था। जो लोग जिन्होंने आपातकाल में जेल में डाला, उनके पास भी मौका था। जो जेल गए, उनके पास भी मौका था। जो जेल नहीं गए लेकिन फिर भी सत्ता में आए, उनके पास भी मौका था। मेरा मानना यह है कि सारी पार्टियां आपातकाल में जो हुआ और उसके बाद जो हुआ और अभी जो हो रहा है, इन सभी पहलुओं पर अगर आप गौर करें तो मैं पाऊंगा कि कोई अपने गिरेबान में मुंह डाल के नहीं देखता है। देखिए, मैं दिन में रात में हमेशा मैं कांग्रेस की भी, जब कांग्रेस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का सामना कर रही थी तो मैं उसकी जमकर आलोचना करता था। तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में है, मैं उसकी भी आलोचना करता हूं। सवाल ये नहीं है कि सत्ताधारियों की हम आलोचना कर रहे हैं, वो तो हम लोग करते ही हैं, और पत्रकार का मैं दायित्व, वो पत्रकारी क्या है, सत्ताधारी की आलोचना न करे, वो तो करना ही चाहिए पत्रकार को। मेरा सवाल दूसरा है कि इस तरह की हम लोग आलोचना करते रहते हैं, दीवार से टकरा के आलोचनाएं जमीन पर गिर जाती हैं, और हमारा लोकतंत्र निरंतर उसका स्तर गिरता जा रहा है। हमारे प्रतिनिधि किस तरह का आचरण करते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट जो प्रतिनिधियों के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, वो किस तरह का आचरण करते हैं, सारे देश में गवर्नेंस की क्या हालत है। आपने अभय दुबे सर, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि आपातकाल के दौरान जो मुद्दे उठाए गए थे, आपातकाल जिन विद्रोह का स्वरूप एक नतीजा था, उन मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं करता है, उन मुद्दों से या फिर उससे सबक सीखने की कोई बातचीत नहीं करता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपातकाल इतना ही बुरा था तो जिस वजह से आपातकाल लगाना पड़ा, आपातकाल के दौरान जो मुद्दे उठाए गए, चाहे जेपी आंदोलन हुआ, उन सबको लोग भूल गए, आपातकाल को ही याद रख रहे हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव सोच रखना चाहिए इस मुद्दे पे हमें? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें एक हिस्सा है जिसमें अभय जी से असहमति की कोई वजह नहीं। राजनीतिक पार्टियों को और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बेहतर होना चाहिए, लोकतंत्र को और बेहतर होना चाहिए, इसमें तो कोई बहस है ही नहीं। और उसका स्तर नेताओं को अगर कहेंगे तो किसी एक की तरफ उंगली उठाने से बात बनेगी नहीं। लेकिन कुछ सवाल तो बड़े हैं ना। जब हम 1974 के आंदोलन की बात करते हैं, जब हम मोरबी के एक विद्यालय की जो फीस थी मेस की, उससे खड़े हुए आंदोलन की बात करते हैं, तो आज हमें देखना होगा कि हम कहां खड़े हैं। क्या उस समय जो बार बार इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा कहती थी, या जो राजीव गांधी जी कहते थे कि हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, और जो कालाहांडी में जाके उन्होंने, मेरे ख्याल से 1985 वो साल था जब जाके कहा कि 1 रुपए में 85 पैसा तो घिस जाता है, तो हम उसकी बात क्या नहीं करनी चाहिए। उसका दूसरा हिस्सा हो सकता है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो कितना बेहतर हो रहा है। क्या आज के समय में अगर हम उस यार्ड स्टिक से चले तो क्या ये शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, क्या जो किसान आंदोलन हुआ, क्या इन सब में आपातकाल लगाने की वजह खोजनी चाहिए थी सरकार को? अगर नहीं लगाई तो ये भी बड़ा सवाल है। जिस तरह से आईटीओ पर जो कुछ हुआ था, लाल किले पर जो कुछ हुआ था, तो कोई भी सरकार कह सकती थी कि हम आपातकाल लगा रहे हैं। और इंदिरा जी ने जब आपातकाल लगाया तो सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए लगाया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई आंतरिक स्थिति खराब होती, अगर कोई सीमा पर स्थिति खराब होती, और ये बात तो कोई छिपी हुई नहीं, बांग्लादेश युद्ध तो हम जीते हुए थे ना, कोई ऐसा तो था नहीं कि उसके बाद कोई ऐसी स्थिति थी। आज के समय में भी निश्चित तौर पर, और राज सत्ता अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी करती है, मीडिया हो या जो दूसरे संस्थान है, उनको तय करना पड़ेगा कि वो कहां तक रहेंगे, कितना वो रजिस्ट करेंगे, किस बात तक झुक जाएंगे, किस पर नहीं झुकेंगे, और जो झुकेगा या नहीं झुकेगा उससे तय हो।
फिर मैं कह रहा हूं कि आपातकाल को याद इसलिए करिए कि दूसरा कोई नेता तानाशाह भारत में नहीं हो। अलग अलग मुद्दे पर बात करेंगे तो अलग अलग डिबेट उसकी होगी। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से, और कई बार तो मोदी के समर्थक कहते हैं कि अरे इंदिरा गांधी की तरह हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हो, उसको जेल में नहीं डाल पा रहे हो। अभी कर्नाटक की सरकार है, बेंगलुरु से बाकायदा हवाई जहाज से उड़ के पुलिस 2 पत्रकारों को गिरफ्तार करने आ गई। किसी भी राज्य में किसी की सरकार आती है, उसका विरोधी बोलने वाला पत्रकार है, उसके लिए वो भेज देते हैं, उसमें ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी छोड़िए, सब वही कर रहे। तो मुझे लगता है कि ये मानसिकता ना बढ़े, उस पर लगाम लगे, इसके लिए इस तरह की डिबेट होनी चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं, आपातकाल एक सिर्फ वजह बनी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके बाद, आप अगर ध्यान से देखिए, आप कहेंगे कि सरकार तो आ गई थी, इंदिरा जी की मृत्यु पर वो जनमत मिला था, उसको याद कीजिए, वरना उसके बाद से देश की जनता की नजरों में कांग्रेस पार्टी गिर गई। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी नेता तानाशाह बनने की कोशिश करेगा, भारत मूलतः लोकतांत्रिक स्वभाव का है, वो उसे कमजोर करके मानेगा, उखाड़ कर फेंक देगा। अभय दुबे जी, सब कुछ जोड़ना चाहते हैं, संक्षिप्त में बोलिएगा, फिर बाकी 3 प्रवक्ता हैं हमारे साथ। मैं बहुत छोटी सी बात कहूंगा। आपातकाल लगाने के बावजूद जो निहायत ही निंदनीय कार्य था, इंदिरा गांधी को मैं कह चुका हूं, पूरे दक्षिण भारत ने समर्थन किया था। तो क्या दक्षिण भारत आपातकाल का समर्थक था? जो 1977 का जनादेश था, वो जनादेश नसबंदी विरोधी जनादेश था। ये कहना कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों में जो आंदोलन चल रहा था, जिस इलाके में ये आपातकाल पे सारे तथ्यों का उत्खनन हो चुका है, किताबें लिखी जा चुकी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी किताबें लिखी हैं, आपातकाल के उत्पीड़ितों ने भी किताबें लिखी हैं, एकेडमिशियंस ने भी किताबें लिखी हैं। और मैंने, चूंकि मेरी दिलचस्पी बहुत है इसमें, मैंने ज्यादातर किताबें इसमें पढ़ी हैं। सब लोग इस मामले में एक मत हैं, जिस इलाके में नसबंदी हुई थी उस इलाके में कांग्रेस को वोट नहीं मिला। इसलिए नहीं कि कोई राजनीतिक स्वतंत्रता की वजह से जनता बेचैन थी, ये हम लोगों की, हमारे और हर्षवर्धन जी और दूसरे साथी बैठे हुए हैं, ये उनके मन की भावनाएं होती हैं, क्योंकि हम लोग राजनीति में सक्रिय हैं। सही स्थिति, ठोस बात यह है, नसबंदी के खिलाफ जनादेश था, आपातकाल के खिलाफ जनादेश नहीं था। इसीलिए इंदिरा गांधी को 150 से ज्यादा तब सीटें मिली थी और 2.5 साल बाद उन्होंने जबरदस्त बहुमत प्राप्त किया था। ये आपने दूसरा पॉइंट रेज कर दिया, ये आपने दूसरा पॉइंट रेज कर दिया धनंजय गिरी साहब, कि नसबंदी के खिलाफ जनादेश मिला था या आपातकाल के खिलाफ जनादेश नहीं मिला था, पूरा साउथ इंडिया जो है पक्ष में वोट किया था। देखिए लक्ष्मण जी, असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। और हम एक लोकतांत्रिक पार्टी से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आता हूं, इसलिए उनकी अपने विचार है, विचारों की अभिव्यक्ति है। हम कोई एक 5 पीढ़ियों से 6 पीढ़ियों से एक परिवार का भजनिया नहीं है। स्वतंत्र, हर स्वतंत्र चेतना का हम सम्मान करते हैं। ये उनकी वो धनंजय गिरी साहब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, उससे धनंजय गिरी साहब आगे बढ़ जाते हैं। आपसे एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल लेके आ रहा हूं, आपातकाल के इतिहास को याद दिलाने के साथ साथ क्या आप लोग ऐसा कुछ कदम उठा रहे हैं कि आपातकाल से उपजी हुई जो राजनीति है, जो सामाजिक चेतना है, वो लोगों तक पहुंचाया जाए, वो जमीन पर लागू हो? देखिए, साबरमती के संत ने जो सपना देखा था, उसे साबरमती की संतान पूरा करने में लगी हुई है। गरीबी की गोद से निकल करके जो शोहरत के सफर तो नरेंद्र मोदी जी ने तय किया, उस समय आरएसएस के प्रचारक रहे, स्वतंत्र उस समय युवा प्रचारक हुआ करते थे, उन्होंने उस दौर को भोगा है, जिया है। और आज देखिए, अगर 25 करोड़ लोगों को यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि गरीबी से बाहर लाया गया, अगर अति गरीबी 1% से कम कर दी गई, अगर 12 करोड़ टॉयलेट बने, अगर 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, 4 करोड़ गरीबों के घर बने हैं, 12 लाख करोड़ की इकोनॉमी 36 लाख करोड़ की जा रही है, आज 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं बनी है, तीसरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से देश का लगातार विकास होते जा रहा है, जिस तरह से आप इतने स्वतंत्र हैं कि आप गृह मंत्री को जो कहें, आप इतने स्वतंत्र हैं कि आप मीडिया पर बैठ के 5 बार मीडिया को ही कोच दे रहे हैं, आप इतनी स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं और फिर भी उसको कहते हैं कि अघोषित आपातकाल है। तो अब इसको अगर आप अघोषित का आपातकाल कहते हैं, तो सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और दूसरी बात जो भाई साहब कर रहे थे, मैं जाता हूं कि 150 सीटें, लक्ष्मण जी लेट मी कंप्लीट प्लीज, 150 सीटें अगर आज इंदिरा गांधी को उसके बाद मिली और 50 सीट के लिए लाले पड़ गए कांग्रेस को इसमें, तो सोचिए कांग्रेस कहां आ गई। इसी को तो जेपी ने कहा था, दूसरे हमारे एक प्रवक्ता भाई साहब कह रहे थे यूपी के कानून व्यवस्था की। ऐसा भी एक समय था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आजम खान की भैंसें खोजती थी और आजम खान ने कहा था कि मेरे भैंसें तो क्वीन विक्टोरिया से ज्यादा पॉपुलर हैं। और आज वही पुलिस, उसी पुलिस के भय से भयक्रांत होकर के उत्तर प्रदेश के सारे माफिया और अपराधी भागे फिर रहे उत्तर प्रदेश से। ये इसी को कहते हैं कि यह आजादी का अमृत काल है।
यही आजादी का अमृतकाल है, यही भाजपा की सरकार है, यही वर्तमान कानून व्यवस्था है। जब बाजे एक दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने बाई भर्टिम केस लिखवाया था, मैं अपनी जबान से नहीं कह रहा हूं, बहन मायावती के FIR से कह रहा हूं कि सपा के गुंडों ने मुझ पर अजय उपाध्याय जी के पास और मेरे पर मेरी सील हरण का भी प्रयास किया। यही नहीं, दूसरी बात लक्ष्मण जी सवाल मुझसे अजय उपाध्याय जी, मैं आपके पास स्पेसिफिक सवाल लेके आऊं, बाकी राजनीति नीति होती रहेगी। इन्होंने कई सारे आंकड़े दिए धनंजय गिरी साहब ने कि कैसे मोदी सरकार में विकास के काम हुए, लोगों को गरीबी से बाहर निकाले गए। लेकिन आज जब आपके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो उन्हें तो आरोप उल्टा लगा दिया कि भाजपा जो है बेरोजगारी से, बढ़ती महंगाई से, इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये सारा मुहिम चलाई हुई है, जबकि आंकड़े तो उल्टा कुछ बता गए धनंजय गिरी साहब। नहीं, धनंजय जी का काम है भाई, सरकार उनकी है तो बताएंगे अपने आंकड़े। आंकड़े कैसे तैयार हो रहे हैं ये भी सबको पता है, आंकड़ों पर ही बहुत बड़ा प्रश्न है। ये तो सच्चाई है, आप भी जाते होंगे, पेट्रोल आपको 60 रुपए में मिलता होगा, हो सकता है आपको सब्सिडी हो, डीजल किसी को 40 रुपए में मिल रहा होगा, हर्षवर्धन जी को और दुबे जी को हो सकता है कि जो महंगाई का जो मामला है, बाकी चीजों में चावल दाल आटा का तेल का भाव जो है कम हो गया होगा उनके लिए। नहीं, मुझे लगता है पूरा देश किस तरह महंगाई से परेशान है। पेट्रोल तो सस्ता नहीं मिलता, लेकिन मैं संसद से लेके अपने घर तक मैं बताना चाह रहा हूँ, खैर अपनी बात पूरी करें। नहीं, ठीक है, 1.5 घंटे लगते थे तो प्रक्रिया है, अब तो हवाई जहाज से और कम में पहुंच जाएंगे। देख ही रहे हवाई जहाज का हाल क्या हो गया है, पहुंच जाता हूं, हवाई जहाज गाड़ी वही है और हवाई चप्पल वाले ही हवाई जहाज पर अब चढ़ रहे हैं, ये भी सच्चाई है। इतना कम सस्ता हो गया है। मुझे अपनी बात को पूरा कर लेने दीजिए, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। अजय उपाध्याय जी आप बोलिए, बीच में आवाज आएगी। अजय उपाध्याय जी की बात को सुनिए। हमारे हर्षवर्धन जी ने 2 बात रखी है, मैं उस पर जाना चाह रहा हूं। बड़ा विद्वान प्रवक्ता, वो पत्रकार हैं वो, और उनकी पत्रकारिता पर मैं कोई प्रश्न नहीं लगाऊंगा, जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता ने लगाया। ये बात है, उनकी बेचारी का आधार कहीं हो सकती है, पर वो पैसे से नहीं आते होंगे चैनल में, मुझे पूरा भरोसा है। अब बात आती है, उन्होंने कहा कि जो है किसान आंदोलन के बाद में क्यों नहीं तानाशाही इस देश में आपातकाल लगा देना चाहिए। भाई, किसान आंदोलन में किसी ने पुलिस को और फौज को नहीं कहा था कि सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाओ। ये आपको शायद याद होगा, और जेपी साहब ने स्पष्ट ओपन करके कहा था कि पुलिस और फौज जो है सरकार के चुनी हुई सरकार को गिरा दो। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया, जिस तरह तानाशाही की बात, यदि इंदिरा जी तानाशाह होती तो चुनाव ही नहीं होने देती। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उन्होंने चुनाव 1 साल के अंदर कराया, हार स्वीकारी और सत्ता से बाहर गई। विश्व में जितने तानाशाह हुए, उन्होंने जब एक बार तानाशाही अध्यारोपित कर दी, कभी वो नहीं गए, सेना शासन रहा या गृह युद्ध हुआ, उसके बाद ही हटे हैं। तो ये दोनों चीजों में अंतर है। इंदिरा जी उस समय देश को बचाना चाहती थी और इसलिए जो है देश के साथ वो खड़ी थी। हार उन्होंने स्वीकारा, लेकिन देश में दंगा न हो, देश में आर्थिक स्थिति खराब न हो इस देश की, और कुछ लोग चाहते थे लोकतंत्र को मुर्दा बना देना, वो न हो, इसके लिए वो लड़ी। हालांकि उन्होंने समय बिल्कुल कम है, मुश्किल से 1.5 मिनट में। फखरुल हसन चांद साहब 30 सेकंड आपके लिए, 30 सेकंड हर्षवर्धन जी आपके लिए। फखरुल हसन साहब शुरू आप करिए। देखिए लक्ष्मण जी, आपातकाल से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ सीखा कि कैसे बिना आपातकाल लगाए आपातकाल जैसे हालात पैदा किए जा सकते हैं। हमारे भाजपा के मित्र ने आदरणीय मायावती जी का नाम लिया, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी में एक मंत्री हैं जिन्होंने आदरणीय मायावती जी के खिलाफ क्या टिप्पणी की थी। आपने उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। कब वो मंत्री बन गए, कब भाजपा में वापस आ गए, हम सबको तो पता नहीं चला। फिर आपने गुंडों माफियाओं की बात की, तो उत्तर प्रदेश की एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के बाद सबसे बड़ी अगर कोई सुरक्षा लेकर टहलता है तो उत्तर प्रदेश के माफिया लेकर टहलते हैं। वही माफिया जिनके लिए भाजपा के एक विधायक खड़े होकर मंच से कहते हैं कि उत्तर भारत के एक माफिया ने मुझे इतने करोड़ रुपए चंदा दिया। तो आपसे, आप जो गुंडों की बात कर रहे थे, माफियाओं की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, कम से कम जब किसी पे सवाल कीजिए या आईना दिखाइए तो पहले आईना खुद देखिए फिर दिखाइए। पहले आईना खुद देखिए। ठीक है, इस पे आऊंगा। हर्षवर्धन जी, समय खत्म है। देखिए, मैं बस 2 लाइनों में, एक तो अजय जी ने जो कहा, तो लाल किले पर उस दिन का दृश्य सबको याद होगा। जो किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग थे, उन्होंने पुलिस पर ऐसा हमला किया था कि लाल किले के बगल नहर में कूदकर पुलिस वालों को जान बचानी पड़ी थी। आईटीओ पर क्या हुआ था, एक
किसान घर के बच्चे ने ट्रैक्टर को फाइटर जेट बना दिया था और एक पत्रकार ने टीवी पर कह दिया था कि वो पुलिस की गोली से मरा, जबकि वो झूठ था। बड़े पत्रकार हैं, वो सब आप लोग जानते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी भी बात को कह सकते हैं कि हमारी सत्ता के विरुद्ध है। और जहां तक खालिस्तानी की बात रही, अब कनाडा की सरकार अपने जो उनके अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसमें कह रही है ना, और अब जाकर वो सरकार मान रही है। जब आप किसी चीज को, और एक बात इसको समझिए, ये मैं बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, ऐसे मुद्दों मुझे पर रोकना जहां पड़ेगा डिबेट को यहीं पे, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। पीसीआर के डायरेक्टर साहब बार बार हमें इशारा कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।